इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री क्लास 12th का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, ये जो है 2010 से लेकर के 2024 तक पूछे गए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है आपको मैं बताने वाला हूँ, है ना। तो आप जो है वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। कृष्णदेवराय की उपलब्धियों का वर्णन करें। और ये जो क्वेश्चन है 2016, 2020 और 2023 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और विजयनगर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विजयनगर से रिलेटेड आप सभी को ऑब्जेक्टिव में भी मैंने बताया है। तो यहाँ कह रहा है कृष्णदेवराय की उपलब्धि क्या है, अपने शासन काल में इन्होंने किन किन कामों को किया। तो चलिए जानते हैं। दक्षिण भारत के अंतर्गत विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख शासक कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित थे। ये जो कृष्णदेवराय है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि कृष्णदेवराय जो है किस वंश से बिलोंग करता था, ठीक है ना। तो तुलु वंश से जो है संबंधित था। जो राजा हुआ करता था ना विजयनगर का, वो अपने नाम के जो है बाद जो है राय लिखाता था, ठीक है। जो भी राजा हुआ करता था अपने नाम के बाद जो है वो राय लगाता था, ठीक है ना। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि विजयनगर जो है, विजयनगर साम्राज्य जो है वर्तमान में कर्नाटक राज्य में है। और ये दो नदियों के बीच कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दोआब क्षेत्र में जो है ये स्थित है, ठीक है ना। यहाँ बोल रहा है कि वह एक महान योद्धा और वीर सेना नायक थे। सिर्फ महान योद्धा और वीर ही नहीं, वो बहुत बड़ा विद्वान भी थे, ठीक है ना। वो अपने कर कमलों के द्वारा जो है किताब भी लिखा है, ठीक है ना। सर्वप्रथम उन्होंने अपने विद्रोहियों को दमन किया, यानी जो विजयनगर के दुश्मन था, है ना, उसको जो है परास्त किया। उन्होंने बहमनी राज्य और उड़ीसा के नियंत्रण स्थापित किया। यानी बहमनी राज्य जो है कहाँ है, तो विजयनगर जो मान लिया जाए कि ये विजयनगर है, ठीक है ना। तो विजयनगर के जो नीचे यानी दक्षिण की ओर जो है एक राज्य था जो बहमनी राज्य था, ठीक है ना। और जो है उसका जो है पूर्वी साइड जो था वो उड़ीसा था। तो दोनों को जो है वहां के शासक को काफी कंट्रोल किया था, नियंत्रित किया था, ठीक है ना। कृष्णदेवराय ने पुर्तगालियों की बढ़ती शक्ति पर लगाम नहीं लगाया, बल्कि जो है गोवा पर बढ़ती उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर अंकुश भी लगाया। उसी के शासन काल में रायचूर दोआब का महत्वपूर्ण प्रदेश विजयनगर साम्राज्य का अंग बन गया। देखिए रायचूर दोआब उस जो है कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र है ना, उसको जो है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि उन्होंने बीजापुर के सुल्तान को पराजित किया। कृष्णदेवराय का शासन सांस्कृतिक विकास के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। उन्होंने आंध्र भोज कहा जाता है। जो इतिहास में जो उन्होंने उपलब्धि प्राप्त किया है उन्हें क्या कहा जाता है, आंध्र भोज कहा जाता है। उनके राज दरबार में 8 महान कवियों का सम्मेलन उपस्थित रहता था। यानी जो है कृष्णदेवराय के जो दरबार में जो है 8 महान कवि भी उपस्थित रहते थे। और के प्रसिद्ध तेनालीराम उन्हीं के राज दरबारी रत्नों में से एक था। तेनालीराम की तुलना अकबर के महान नवरत्न में बीरबल से की जाती है। कृष्णदेवराय का शासन तेलुगु साहित्य के विकास का स्वर्ण काल माना जाता है। देखिए जो है जब कृष्णदेवराय जो है विजयनगर पर जब शासन कर रहे थे तो उस काल को कहा जाता है, तो स्वर्ण काल माना जाता है। स्वयं उनकी महान कृति, देखिए ये जो हमने अभी कहा था कि वो जो है योद्धा और वीर ही नहीं है, बल्कि वो एक महान विद्वान भी है, कवि भी है। और जो है अपनी किताब लिखा था तेलुगु साहित्य जो है अमुक्त माल्य दम जो है ना, तेलुगु साहित्य की महान रचना मानी जाती है, जो अपने हाथों से जो है किताब लिखे थे, ठीक है ना। कृष्णदेवराय का शासन स्थापत्य कला का विकास भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जो है लिखने पढ़ने में भी और कविता लिखने में भी
माहिर थे। चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया। देखिए जो है अपने कार्यकाल में जो है मंदिरों का निर्माण करवाया, और किससे, तो पत्थर से करवाया। कृष्णदेवराय द्वारा निर्मित मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर विश्व विख्यात है। ठीक है ना, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का भी निर्माण किया। विरूपाक्ष जो है शंकर भगवान और विट्ठल जो है विष्णु भगवान को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इब्न बतूता के विषय में आप क्या जानते हैं। इब्न बतूता जो है मोरक्को से आए हुए एक विदेशी यात्री थे। ठीक है ना, उन्हें 14वीं सदी में भारत की यात्रा की थी। कब की थी उन्होंने? 14वीं सदी में। ठीक है ना, भारतीय इतिहास में उसकी प्रसिद्ध कारण उसके द्वारा अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहाला। क्या लिखा था उन्होंने? एक किताब लिखा है। कौन? इब्न बतूता। उस किताब का नाम जो है रेहला है। ठीक है ना, और किस भाषा में लिखा गया है? तो अरबी में लिखा गया है। बोले इसमें भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का विषय में रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। यानी भारत के जो समाज की स्थिति थी, और उस समय संस्कृति क्या था, व्यापार क्या था, तो ये जो है भारत की संस्कृति, सामाजिक और व्यापार के बारे में जो है रेहला नामक किताब में उन्होंने विवरण किया था, या फिर कह सकते कि चर्चा किया था। ठीक है ना, इब्न बतूता ने नारी दासों के विषय में भी लिखा। नहीं, भारत में जो है नारी की जो दुर्दशा था बहुत ही खराब था। ये हमको कहाँ से पता चल रहा है? तो रेहला से पता चल रहा है। ठीक है ना, कि सुल्तान एवं उच्च वर्ग की सेना में दासियों यानी दासियां गीत संगीत में निपुण होती थी। यानी राजा लोगों के यहाँ दरबार में जो है गीत संगीत नाच गान महिला लोग से करवाया जाता था। उन्होंने भारत यात्रा के क्रम में अनेक शहरों की यात्राएं की। सिर्फ भारत ही नहीं, बहुत सारे जो है शहरों की यात्रा किए, ऑब्जर्वेशन किए। उन्होंने नगरों की भव्यता, आर्थिक समृद्धि एवं जीवन शैली का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया। यानी नगर में जो है काफी व्यवस्था होता है, हॉस्पिटलिटी होती है, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बाजार होता है ना। तो जहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, जहाँ तो वहां पर जो है आर्थिक समृद्धि बढ़ जाती है, जीवन शैली उच्च कैटेगरी की होती है ना। ये सारी चीजें जो है रेहला में इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है ना, उसने दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर बतलाया है। भारत का जो है सबसे बड़ा शहर किसको बताया है? इब्न बतूता। तो दिल्ली को बताया है। ठीक है ना, उन्होंने लिखा है कि दौलताबाद दिल्ली की चुनौती देने वाला प्रमुख नगर था। इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद तुगलक के शासन काल में भारत की यात्रा की। कब की आए थे उन्होंने? तो मोहम्मद तुगलक के शासन काल में जो है वो दिल्ली आए थे। ठीक है ना, उन्होंने रेहला में भारत की स्थित बाजारों का भी उल्लेख किया। अभी मैंने कहा कि जहां पर बाजार होगा, ठीक है ना, वहां पर क्या होगा? आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, जीवन स्तर अच्छा होगा। उन्होंने बाजारों को आर्थिक विनिमय का केंद्र माना। देखिए यहाँ पर विनिमय का मतलब होता है लेन देन। ठीक है ना, एक्सचेंज जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। वस्तुओं के बदले वस्तु दी जाती थी, यानी उसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। और आज के डेट में जो है वस्तु के बदले जब मुद्रा दी जाती है तो उसको मुद्रा विनिमय कहा जाता है। और आर्थिक विनिमय का मुख्य केंद्र कौन हुआ करता था? तो बाजार हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बाजार। ठीक है ना, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता से प्रसन्न हो उसे दिल्ली का काजी के रूप में नियुक्त किया था। ठीक है ना, उनको एक मनसब जो है दे दिया गया था, पद दे दिया गया था काजी का। ठीक है ना, खुश होकर के वहां के राजा। बोला 1342 में उसे दूत बनाकर चीन भेजा गया। ठीक है ना, यानी जासूस बना करके जो है इनको कहाँ भेजा गया? चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने दिल्ली सल्तनत की संचार व्यवस्था और डाक व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। यानी यहाँ जो है दिल्ली सल्तनत में जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है समाचार को कैसे पहुंचाया जाता है ना, या डाक व्यवस्था किस प्रकार का, इस पर भी जो है रेहला नामक पुस्तक पर इन्होंने जिक्र किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे उसके अनुसार व्यापारियों को विशेष सुविधा हेतु राज डाक व्यवस्था भी वहां पर हुआ करता था। ठीक है ना, मोहम्मद
तुगलक के शासनकाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें। देखिए अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में, कब, 1793 की बात है, लॉर्ड कार्नवालिस, देखिए कहीं लिखा हुआ था लॉर्ड कार्नवालिस ने 1790 नहीं बल्कि 93 में एक योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए एक निश्चित लगान के बदले उनके साथ 10 वर्षों के लिए भूमि प्रबंध किया गया, परंतु इसके लिए भूमि की कोई माप नहीं करवाई गई, ना ही उसकी उर्वरता निश्चित की गई थी। तो 1793 में जो है लॉर्ड कार्नवालिस जो है किसानों को जो है या जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार करते हुए एक निश्चित लगान के बदले जो है उनके 10 वर्षों के लिए भूमि प्रबंधन किया गया, इसी को कहा जाता है अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। हालांकि पहला पॉइंट हम लोग को पहले देखना है, भारत में भूमि का स्थायी प्रबंधन करने का श्रेय लॉर्ड कार्नवालिस को है। भू राजस्व के क्षेत्र में, भू राजस्व के मतलब है कि जो किसान को उत्पादन योग्य भूमि दिया जाता था, उस भूमि के बदले जो रेंट लिया जाता था, किराया लिया जाता था, उसको भू राजस्व कहा जाता है, ठीक है ना। भू राजस्व के क्षेत्र में व्याप्त अराजकता की स्थिति को दूर करने का स्पष्ट आदेश लंदन स्थित कंपनी के निर्देशकों द्वारा दिया गया था। देखिए यहाँ पर क्या अराजकता का मतलब है कि जो भूस्वामी हुआ करता था, किसानों को जो है जबरन जो है खेती करवाया जाता था, या कहिए कि उनसे टैक्स लिया जाता था, कर लिया जाता था, ठीक है ना। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पॉइंट 2 में कार्नवालिस के ने भूमि प्रबंधन निश्चित करने के पूर्व इसका गहन अध्ययन किया। लॉर्ड कार्नवालिस जो है पूरा जो है भूमि के बारे में जो है या भूमि प्रबंधन से संबंधित जो है काफी जो है अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन किया, तब जाकर के जो है अस्थाई बंदोबस्त नामक जो है एक प्रणाली बनाई थी, ठीक है ना। भूमि प्रबंधन के संबंध में काफी विचार विमर्श किया उन्होंने। उसके बाद जो है ये हम लोग फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, किंतु कार्नवालिस जमींदारों के साथ भूमि का स्थायी प्रबंधन करना चाहता था। अस्थाई मतलब परमानेंट, ठीक है ना, क्योंकि उसके विचार पर मात्र जो है 10 वर्षों के लिए कोई भी जमींदार भूमि में सुधार कार्यक्रम अथवा पूंजी निवेश नहीं करना चाहेगा, सिर्फ 10 साल के लिए जो है कोई इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगा, तो उसके जो है लंबा समय के लिए जो है उसके साथ जो है एग्रीमेंट होता, ठीक है ना। बुढ़ाई पांचवा, कंपनी के उच्चाधिकारी एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री मिस्टर पीट, है ना, या डब्ल्यू पीट ने भी कार्नवालिस के विचारों का समर्थन किया। जो कार्नवालिस ने विचार व्यक्त किया था कि अस्थाई बंदोबस्त कैसे करना है, राजाओं या भूस्वामियों के साथ भूमि का कैसे टैक्स वसूलना है, कितना सालों के लिए जो है एग्रीमेंट करना है, ये सारे विचार जो है कार्नवालिस जो है रखा था, ठीक है। इस प्रकार 1970, यहाँ पर गलत लिखा है 1793 में होगा, क्या होगा 1793 में, इस भी गलत लिखा हुआ है बच्चों, 1793 याद रखिएगा, 1793 में जो है जो भी काम हुआ है अस्थाई बंदोबस्त का वो 1793 के अंतर्गत हुआ है। जमींदारों के साथ 10 वर्षों के लिए किए गए प्रबंधन यहाँ भी होगा 1793 में। अस्थाई जो है घोषित किया गया, अस्थाई बंदोबस्त कब घोषित किया गया था, तो 1793 में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इसे 22 मार्च 1793, देखिए यहाँ लिख दिया 22 मार्च 1793 से लागू कर दिया गया। यह प्रबंध भारत में ब्रिटिश शासन के अंत तक बना रहा था। देखिए शॉर्ट में भी पूछ सकता है कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था कब और कहां तथा किसने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था 1793 में होगा, यहाँ पर भी गलत लिखा है, ठीक है। ब्रिटिश शासक लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा बंगाल में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू करवाया गया था, तो बंगाल में करवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहली प्राथमिकता थी कि वे देशी रियासतों को भारत में मिला सके, ठीक है ना। और सरदार भाई पटेल को जो है प्रांतीय अध्यक्ष बनाया गया था और 565 रियासतों को एक करने का या कहिए कि संघ बनाने का जो है जिम्मा
सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। साथ ही इनको गृह मंत्री बनने के बाद जो है इस काम को उन्होंने बिना खून बहाए करके दिखा दिया। यानी जो है अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से, हालांकि पेशे से ये वकील थे और जो है काफी मेहनती भी थे, जिसके कारण जो है 565 रियासतों को भारत को जो है अखंड भारत बनाने में बहुत ही योगदान है। हैदराबाद के ऑपरेशन पोलो के लिए उन्हें सेना भेजनी पड़ी थी। यानी 4 ऐसे रियासतें हैं जो भारत में मिलना नहीं चाहता था। जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है ना, या गुजरात में हो गया। ये जो है चारों जो है भारत में मिलना नहीं चाहता था। इसलिए जो है सरदार भाई पटेल जो है हैदराबाद खास करके काफी परेशान किया था। तो उसको भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन पोलो, ठीक है। और सेना भेज करके जो है जो विरोध करने के लिए बैठा हुआ था, धरना कर रहा था, उसको खूब ठोकाया, है ना, खूब पीटा पुलिस ने। तब जा करके जो है आत्मसमर्पण कर दिया और भारत में मर्ज कर दिया था। भारत के एकीकरण करने के इस महान योगदान को के लिए उन्हें भारत लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। देख लिए कि लौह पुरुष उनको क्यों कहा जाता है, ठीक है। जो अलग देश का निर्माण करना चाहता था या कहिए कि पाकिस्तान में जाना चाहता था, उन रियासतों को, उन रजवाड़ों को जो है भारत में मिलाने का काम किया था बिना खून खराबा किए हुए। इसलिए इन्हें जो है लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हमारे विचार से ये क्वेश्चन आएगा, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, ठीक है, और ये जो है गुजराती भाषा का है। कौन भाषा है? तो गुजराती भाषा है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, खानकाह से आप क्या समझते हैं। बोले कि चिश्ती, यहाँ होता चिश्ती, सिलसिला का खानकाह आश्रम सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। देखिए सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु क्या होता है, जहां से समाज के लोग जीने की तरीका सीखता है, या कहिए कि जीवन या रोजगार का जो है केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, खानका। शेख निजामुद्दीन औलिया के खानका दिल्ली के बाहर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। यहाँ कई छोटे बड़े कमरे और एक बड़ा हॉल जिसको जमात खाना कहा जाता था। जमात का मतलब है कि जो मुस्लिम वर्ग के लोग जो होते हैं एकजुट होकर के किसी विषय पर चर्चा करते हैं, अपने धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, या कैसे अपने समाज को जो है विकास करना है उस विषय पर चर्चा करते हैं, तो उसको जमात खाना कहा जाता है, ठीक है। जहाँ शाहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। उपासना का मतलब उन्हें नमाज पढ़ते थे या फिर कहिए कि इबादत करते थे, अल्लाह के नाम लेते थे, ठीक है, उसको जमात खाना कहा जाता है। शाहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। यहाँ एक लंगर भी चलती थी। लंगर क्या है कि जो है राही को खिलाना, राह चलते लोगों के लिए भोजन बनाना, ठीक है, जिसका कोई आश्रय नहीं होता उसके लिए खाना बनाना, तो उसको लंगर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गोपुरम क्या है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार से है। देखिए जहां पर जो है गेट लगाया जाता है, इस तरह का जो है गेट लगाया जाता है, यहाँ जो है इस तरह का गुवन टाइप का दिया हुआ रहता था, ठीक है, तो इसको गोपुरम, और ये जो है कृष्णदेव राय के शासन काल में जो है शुरू हुआ था। गेट बना दिया जाता था, बहुत ही भव्य गेट बनाया जाता था और दूर से ही पता चलता था कि जो है प्रवेश द्वार कहाँ पर है, ठीक है। और बोले इसका आधार जो है भाग प्रायः वर्गाकार होता है। इसके ऊपर एक भाग सीधा पिरामिडनुमा बना रहता है जिसमें अनेक बोला है कि बलाकार होता है, यानी गोलाकार होता है। यहाँ पर जिसे हम गोलाकार दे दिए थे ना, यहाँ पर गलत लिखा है, यहाँ भी गलत लिखा है, गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है और ये मंजिल होता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, गोपुरम कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हुमायूं नामा की रचना किसने की है। हुमायूं की रचना जो है यहाँ अकबर ने किया है, यहाँ गलत आंसर दिया हुआ है, गुलबदन बेगम ने की थी। कौन की थी?
गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की छोटी बेटी थी, या कह सकते हैं कि हुमायूं का सतीली बहन थी। ठीक है। संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता के नाम बताइए। सिद्धू कान्हू। आईने ए दह साला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? राजा टोडरमल। और राजा टोडरमल जो था अकबर के वित्त मंत्री था। ठीक है। हालांकि यहाँ अकबर लिखा हुआ है तो ये अकबर सही आंसर नहीं है। आईने ए 10 साला का जो प्रणाली का प्रतिपादक जो है वो राजा टोडरमल। हालांकि अकबर जो अनपढ़ था। ठीक है ना, अकबर क्या था? अनपढ़ था। इंडो सारा सैनिक स्थापत्य शैली का भारत में दो उदाहरण दीजिए। जैसे चेपॉक पैलेस कहाँ है? चेन्नई में। और कलकत्ता का बेलूर मठ ये जो है किस शैली से बना हुआ है? तो इंडो सारा सैनिक शैली से बना हुआ है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? मनसब का सीधा सा मतलब होता था कि मुगल प्रशासन में किसी को कोई ओहदा देना। ओहदा का मतलब है पद देना। जिसे उस पद का पर तैनात किया जाता था उसे मनसबदार कहा जाता है। जिसे मान लिया जाए कि किसी को वित्त मंत्री बनाया, किसी को कह सकते हैं सुरक्षा मंत्री बनाया, किसी को जनरल पद दिया, तो ये सारे जो पद दिया जाता था अकबर के शासनकाल में या अकबर के समय जो है तो उसको मनसबदार कहा जाता है। ठीक है। इसके 3 स्तर होते थे। पहला था उमरा, जो सबसे छोटे मनसबदार को कहा जाता था, यानी छोटा पद दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद आता था अमीर ए उम्दा, ये मध्य स्तर का जो है मनसबदार होता था। और सबसे बड़ा था अमीर ए आजम। ठीक है, अमीर ए आजम। अब सवाल ये कि इनके स्तरों का निर्धारण कैसे होता था? दरअसल मनसबदारी व्यवस्था में 2 महत्वपूर्ण शब्दों का उपयोग किया जाता था। पहला जात और दूसरा सवार। ठीक है। देखिए, जात का मतलब होता था किसी व्यक्ति को सौंपा गया व्यक्तिगत पद। जिसे किसी व्यक्ति को सौंप दिया गया कि आपको जो है कृषि क्षेत्र को हैंडल करना है। ठीक है ना, या किसी को पैसा से रिलेटेड, जैसे टोडरमल को वित्त मंत्री बनाया गया था या अबुल फजल को जो है राइटर माना गया था, तो उनको व्यक्तिगत रूप से सौंप दिया गया था कि अकबरनामा कौन लिखेगा, तो आईने अकबरी कौन लिखेगा। ठीक है ना, तो सारा अबुल फजल को सौंपा गया था। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को सौंपा गया व्यक्तिगत पद को। और दूसरा होता था सवार, यानी किसी भी मनसबदार को कितने घुड़सवार मिलेंगे, यानी जिसको पद दिया जाता था तो उसकी व्यवस्था भी देनी पड़ेगी, तो उनको घोड़ा दिया जाता था राजा के द्वारा। ठीक है ना, तो उसलिए उसको स्वार कहा जाता था। स्वार यानी घोड़े पर सवार होकर के जो है अपने काम को निपुणता करता यानी पूरा करता। घुड़सवारों की संख्या ही तय करती थी कि जो है दरबार में किसका कितना बड़ा ओहदा है। यहाँ देखिए, यहाँ भी बहुत शब्दों का जो है आपको मिस्टेक मिलेगा। तो दरबार में किसका कितना बड़ा ओहदा है घोड़ों से पता चलता था। ठीक है ना। अब यह बोल रहा है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब और क्यों मनाया गया था? देखिए, जो मनसबदार काम नहीं करता था, ठीक है, या कहिए कि जो कोताही करता था उसको जो है, जिसे यहाँ पर देखिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को दो मनाया गया था। इसका जो है उद्देश्य हिंदू मुस्लिम दंगा उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू तथा मुसलमान समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये जो है ना अंग्रेजों का बहुत बड़ा खेल था। ठीक है ना, अंग्रेज मुसलमानों को बहकाता था कि जो भारत में जो शासक था ज्यादातर जो है मुस्लिम था। ठीक है ना, तो मुस्लिमों को जो है सर पर चढ़ा करके अंग्रेज रखा था और जो है दंगा करवाता था। ठीक है ना, और ये करवाता था कि भारत में जो है हिंदू मुस्लिम एक नहीं है, इसलिए जो है पाकिस्तान का जो है अलग होना तय है। ठीक है, उनको अलग दिया जाए, उनको अलग देश दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प नीति क्या थी? हाँ, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। देखिए, लॉर्ड डलहौजी कब आए थे? 1848 ईस्वी में। ठीक है ना, वह साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। साम्राज्यवादी यानी समाजवादी। समाजवादी ऐसे अर्थव्यवस्था को कहा जाता है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का नियंत्रण हो। ठीक है,
तो ये जो लॉर्ड डलहौजी का दिमाग में ये था कि जितने भी भारत में संपत्ति है सब अंग्रेज का है। किसका है? अंग्रेज का। यहाँ के जितने भी जनता है सब उनका अपने में सिख यानी गुलाम। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। क्योंकि भारत में जो है 565 जो है रजवाड़ा या रियासत था, तो सभी रियासतों में जो है अंग्रेजों का या ब्रिटिश का जो है शासन नहीं था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी का मानना था कि हम जो है पूरे भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य को क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। ठीक है। कंपनी के राज का विस्तार करने के लिए उसने एक नवीन कूटनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया। देखिए कूटनीति, फूट डालो और राज करो, इसी को कूटनीति कहा जाता है ना। बुराई की जाति वर्ण में बांटो और भड़काओ, ठीक है ना, और आपस में लड़ाओ, और हमें जो जो हमारा जो रणनीति है, हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो पूरा काम हो जाए। ठीक है ना। जो गोद निषेध नीति के नाम से भी जाना जाता है। कौन निषेध? गोद निषेध। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भारत में प्राचीन काल से ही गोद लेने की प्रथा चली आ रही थी। जिनका जो है बाल बच्चा नहीं होता था तो क्या करता था कि गोद ले लेता था और उसको बेटा मान करके या बेटी मान करके जो है आगे अपना जो है वंशज को बढ़ाते थे। और गोद लेने के बाद अपनी बेटियों से भी शादी कर देता था वो उस व्यक्ति से। ठीक है ना। ऐसा भी आप रोमन साम्राज्य पढ़ेंगे तो मिलेगा। जब किसी राजा का पुत्र नहीं होता था तो वह हिंदू परंपरा के अनुसार किसी बालक को अपने उत्तराधिकारी के रूप में गोद लेता था। देखिए अभी हमने जो बताया। ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी देसी राजा ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकता था। देखिए कितना दबदबा था अंग्रेजों का कि अगर कोई व्यक्ति गोद लेना भी चाहता है तो सरकार से अनुमति लेना पड़ता था। ठीक है। और ना ही गोद लिया हुआ पुत्र उसके राज्य के उत्तराधिकारी बन सकता था। सबसे पहले तो राजा से क्या लेना होता था? अनुमति लेना होता था, या अंग्रेजों से अनुमति लेना होता था कि मैं जो हूँ गोद लेने वाला हूँ और मेरा जो है संपत्ति का जो उत्तराधिकारी ये बनेगा। और अगर नहीं पूछते तो फिर जो है उसे निरस्त कर देता। ठीक है। कौन? अंग्रेज। बोल रहा है कि डलहौजी ने इस नीति का कठोरता के साथ पालन किया और सतारा, चैतपुर, सबलपुर, नागपुर तथा झांसी का अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर दिया। देखिए आपस में क्या कर दिया? मर्ज कर दिया और अंग्रेजों का या ब्रिटिश कंपनी का जो है विस्तार कर दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में अफवाहों की क्या भूमिका थी? देखिए 1857 को अगर विस्तार से जानकारी लेना है तो मैं एक पर्टिकुलर इसका वीडियो बना रखा है। मेरा चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए यहाँ बोला 1857 के विद्रोह में अफवाहों की भूमिका हम लोग देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भारतीय जनता ने जी तोड़ करके जो है अंग्रेजों का सामना किया था, किंतु कुछ कारणों से इस विद्रोह में भारतीयों को जो है असफलता मिली। इस विफलता के निम्न कारण थे। पहला, यह विद्रोह निश्चित तिथि से पहले आरंभ हो गया था। इसकी तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, किंतु 10 मई 1857 को ही मेरठ से शुरू हो गया था। कहाँ से? मेरठ से। ये भी ऑब्जेक्टिव कभी कभी पूछ देता है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो मेरठ से शुरू हुआ था। अच्छा, कोई भी निर्धारित तिथि से अगर पहले कोई आंदोलन शुरू हो जाता है तो वो बिना तैयारी की होती है, जिसके कारण जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 मई को निर्धारित की गई थी और 10 मई से शुरू हो गया था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि यह स्वतंत्र, दूसरा पॉइंट में देखिए, यह स्वतंत्र संग्राम सारे भारत में फैल गया। परिवहन तथा संचार के अभाव में भारतवासी इस पर जो है पूर्ण नियंत्रण जो है ना रख सके। जी देखिए यहाँ पर जो है भारत जो है कृषि प्रधान देश था और टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसको परिवहन संचार बोल रहे हैं इसका अभाव था, तो पूरे भारत में फैल नहीं पाया कि अंग्रेजों का विरोध किया जा रहा है ना। डरिए नहीं, मतलब डट कर के जो है मुकाबला करना है। अगर उस आज की डेट जैसा होता, अगर मीडिया मल्टीमीडिया होती तो बहुत तेजी से जो है आंदोलन फैल जाता। ठीक है। पॉइंट 3 में देखिए, भारतवासियों के पास अंग्रेजों के मुकाबले हथियारों का अभाव था। उन लोगों को जो है टेक्नोलॉजी से लैस था। हमारे यहाँ वो बोल सकते हैं डंडा या फिर कह सकते तलवार
जो का इस्तेमाल करता था, और दूर से ही गोली मार देगा, आप तलवार लेकर क्या करिएगा। भारत में कुछ वर्गों ने इस विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लिया, यानी मजाक तौर तरीके से जो है, सब अगर लेते तो वाकई में जो है इतना लेट नहीं होता भारत को आजादी लेने में। भारत में अंग्रेजों के समान कुशल सेनापतियों का अभाव था, ठीक है ना, अंग्रेजों के समान कुशल सेनापतियों का भी अभाव था, लेकिन भारत के ही लोग जो है अंग्रेजों के लिए काम करता था और यहीं के लोगों को मारता था। अंग्रेजों को ब्रिटेन से यथा समय सहायता प्राप्त हो गई, है ना, ब्रिटेन वाला भी जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मदद किया, कौन, ब्रिटेन। अब यहाँ पर जो है 7वां पॉइंट कहता है कि क्रांतिकारियों में किसी एक निश्चित योजना और निश्चित उद्देश्य की कमी थी, यानी कोई भी हमारा जो है क्रांति यानी फ्रीडम फाइटर लोग हैं, एक निश्चित योजना या उद्देश्य तय करता कि हमें ये करना है। अब सभी क्रांतिकारी अपने अपने विचार से काम किए, जिसके कारण जो है ये विद्रोह असफल रहा। ये भी अफवाह है, क्या है, अफवाह, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, पहला उपाधियों और अवैतनिक पदों का बहिष्कार, जो कह सकते हैं ब्रिटिश जो है भारत के विद्वानों को जो उपाधि मिली थी, ठीक है ना, वो जो व्यक्ति है अंग्रेजों को उपाधि रिटर्न करना, और जो पद दिया गया था पद से अपना इस्तीफा दे देना, ठीक है ना, ये क्या है, असहयोग आंदोलन। हम बोल रहा है कि हम जो है ब्रिटिश का सहयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। सरकारी सभाओं का बहिष्कार करना, जब अंग्रेज या ब्रिटिश जो है कहीं सभा रखती थी और यहाँ के लोगों को बुलाया जाता था तो उस सभा में ये लोग शामिल ही नहीं होता था, ठीक है ना। तीसरा है स्वदेशी का प्रयोग करो, जो है विदेश से आज हम लोग सब जो है वस्तु विदेश से डिपेंड है। ये पेन आप देख रहे हैं ना, ये पेन जो है उत्तरी कोरिया का है, ठीक है ना। अब उत्तरी कोरिया से आया है, यहाँ लिखा हुआ है मेड इन उत्तरी कोरिया, तो उत्तरी कोरिया से अगर बनकर के आया तो हमारा देश क्या कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा देश अपना पेन नहीं बना रहा है, तो हम किस पर डिपेंड है, एक मार्कर है, हाइलाइटर है, तो सब जो है विदेश से बन करके आया है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो हम विदेशी वस्तुओं को क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे और अपना देश के वस्तु को इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और अपनी इकोनॉमी डेवलप भी होगा। यहाँ पर देखिए सरकारी स्कूलों और कॉलेजों को परित्याग किया गया, कोई स्कूल नहीं जाएगा ना कोई कॉलेज जाएगा, तो इस तरह जो है उसकी संस्था बंद हो जाएगी। फिर वकीलों द्वारा सरकारी न्यायालय का परित्याग, कोई वकील जो है कोर्ट नहीं जाएगा, ठीक है, तो जिसके कारण जो है कोर्ट भी बंद हो जाएगा। राष्ट्रीय न्यायालयों की स्थापना, यानी जो जस्टिस होगा वो जो है उसके सत्य घटना पर आधारित होगा। 7वां पॉइंट कहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का बल दिया गया, कि हिंदू मुस्लिम एक रही, तब जो है ब्रिटिश को हम लोग भगाने में सफल होंगे, और अगर आपस में ही अगर हम लोग लड़ जाएंगे तो ब्रिटिश को भगाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना। 8वां पॉइंट है अस्पृश्यता की समाप्ति करना, जो छुआछूत भारत में जो है वर्ण व्यवस्था के कारण जो हुआ करता था, ठीक है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और जो है शूद्र के साथ या वैश्य के साथ जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय जो भेदभाव करता था, वो कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिससे अपनी मजबूती बढ़े, ठीक है, और इस तरह अंग्रेजों को इंडिया से भगाया जाए। अब यहाँ पर देख सकते हैं आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा उपाधियों के परित्याग से हुआ, यानी जो है ये लोग जो है महात्मा गांधी को जो उपाधि दिया गया था वो क्या कर दिए, रिटर्न कर। रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो भी कहीं ना कहीं जो है त्याग कर दिए थे। तो कांग्रेस से विधानमंडल के चुनाव का बहिष्कार, और कोई जो है जो विधानमंडल का जो चुनाव हो रहा था उसका भी लोग जो है बहिष्कार किया, ठीक है ना, नोटा दबा दिया। आज के डेट में जैसे जिसको वोट देने का मन नहीं है या फिर कहिए कि मेरे विचार से ये विधायक नहीं होना चाहिए तो नोटा दबा दो। उस तरह विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है ये निकला था कि घर बैठे जो है लोग पढ़ाई करें और उसको जो है डिग्री मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात विद्यापीठ जैसे विद्यालयों की स्थापना हुई, जगह जगह पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, यानी जो है विदेशी वस्त्र जो है उसको जला दिया गया। आज के डेट में तो भैया पश्चात देशों का जो है शौकीन हो गया, सब यूरोपियन ड्रेस पहनता है, अमेरिकन ड्रेस पहनता है लोग। चरखे का प्रचल
बढ़ा, प्रचलन बढ़ा, लोग स्वदेशी अपनाने लगे, तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई और देखते देखते 1 करोड़ रुपये जमा हो गए। स्वशासन के स्थान पर स्वराज्य को अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया कि हमारा जो है खुद का राज्य होगा, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे। आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रस्फुटन हुआ, लेकिन मालाबार के खिलाफत आंदोलन की तीव्रता ने मुसलमानों को हिंदुओं के विरोध में खड़ा कर दिया। भारतीय इतिहास में इसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना गया। मूलतः यह विद्रोह मुस्लिम किसानों के द्वारा हिंदू जमींदारों के खिलाफ था। सरकार ने आंदोलन की शक्ति से दबाया, है ना, बोला कि नहीं इससे कुछ नहीं करना है, नहीं तो अंग्रेज जो है हमारी कमजोरी पकड़ लेगा, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ेगा तो अंग्रेज जो है हमारी कमजोरी को समझ लेगा और फूट डालो राज या कूटनीति का इस्तेमाल शुरू कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी कैसे? देखिए, उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता के लोग नगर निर्माण कला में पूर्ण रूपेण कुशल थे। अरे सिंधु घाटी सभ्यता जो है ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया था, यानी सड़क के साथ साथ नाली और जो है एक दूसरे को जो है इस आकार का जो है ग्रिड पद्धति का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि वहाँ के लोग, अगर वहाँ का जो है भग्नावशेष को देखा जाए, खंडहर को देखा जाए, तो आज के डेट में भी वैसा जो है कारीगर आपको नहीं मिलेंगे जो कि हड़प्पा सभ्यता में जो है खंडहर मिलता है देखने को। तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि उस समय के जो कारीगर होंगे, जो इंजीनियर होंगे, काफी कुशल होंगे। उनकी नगर निर्माण योजना को निम्नलिखित अनूठी विशेषताएं देखने को मिला था, ठीक है ना। देखिए, योजना का मतलब होता है प्लानिंग। जैसे इंजीनियर पहले जो है एक ढांचा बना देता है या नक्शा बना देता है और मिस्त्री जो है, कारीगर जो है उसी के अनुरूप जो है उस कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाता है, ठीक है, या निर्माण करता है। तो समझिए कि हड़प्पा सभ्यता के समय जो है 3500 BC पहले जो है समझिए कि नगर निर्माण योजना तैयार किया गया था। पहला देखिए पॉइंट के हिसाब से हम लोग समझते हैं, इनकी नगर योजना सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक थी, यानी इतना कह सकते हैं कि प्री प्लानिंग के साथ जो है भवन को या महल को बनाया जाता था। दूसरा है मोहनजोदाड़ो नगर लगभग 1 मील में विस्तृत था। बुरा इसके चारों ओर सुरक्षा हेतु 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। आज के डेट में अपना घर का बाउंड्री नहीं लोग लगा पाता है, अब पता ये पूरा जो है मोहनजोदाड़ो को 4 दीवारी से घेरा गया था। ऐसी व्यवस्था हड़प्पा में भी थी, यानी दोनों में था, हड़प्पा में और मोहनजोदाड़ो दोनों में जो है 4 दीवारी का निर्माण किया गया था। नगरों में सड़क की व्यवस्था उत्तम थी। देखिए, सड़क बहुत ही बेहतरीन थी। आज के डेट में अगर किस ठेकेदार को जो है सरकार देती है, 3rd क्लास मटेरियल लगा देता है, साल भर नहीं होता है, फिर उजड़ जाता है। सड़कें और गलियां सीधी बनाई गई थी, वे एक दूसरे को समकोण पर काटती, जैसा कि भी मैंने बताया कि इस प्रकार का जो है समकोण, इसको जो है ग्रिड पद्धति कहा जाता है, ठीक है। मुख्य सड़क गलियां आकर मिलती थी, अगर इधर से सड़क है तो इधर आकर नाली इस मेन नाली में मिल जाता था, या इधर से तो यहाँ पर, यहाँ वाला यहाँ से, ठीक है ना। तो एक दूसरे से नाली जो है डोर टू डोर जो है निकाला गया था, ठीक है ना। और जो भी गृहस्थ में यूज होता था वो सारे जो है मेन नली हो करके सीधा नदी में भर जाता था। सड़कें और गलियां सीधी बनाई गई थी, एक दूसरे से समकोण पर करती थी। मुख्यतः सड़क और गलियां आकर मिलती थी। सड़कों को दोनों ओर मकान बने होते थे। सड़कों के दोनों ओर जो है, जैसे मान लीजिए सड़क है तो दोनों ओर अलोंग द रोड के दोनों ओर जो है क्या बना हुआ था, तो मकान बने होते थे। मोहनजोदाड़ो शहर की एक अनूठी विशेषता उसकी सुनियोजित जल निकास प्रणाली, इसी को तो बता रहे कि सड़क है तो सड़क के दोनों किनारे जो है नाली बना हुआ था। आज के डेट में सरकार जो है इस तरह की व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जबकि इसका नेशनल इनकम बढ़ रहा है, या फिर कहिए कि आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी जो है आपको नाली नहीं मिलेगा। उस समय जो है मोहनजोदाड़ो में नाली बनी हुई थी। आधुनिक युग के समान हड़प्पा सभ्यता के लोग भी नालियों के निर्माण एवं प्रयोग से परिचित थे। प्रत्येक घर की नाली सड़क के किनारे बनी मुख्य नाली से मिलती थी, अभी जिसे मैंने बताया था। एक विशेष प्रकार की मिट्टी और चूने से बनी नालियों से ढकी रहती थी। यह जो है व्यवस्था विश्व
में अनुपम है, ऐसा कोई भी सभ्यता में नहीं देखी गई थी, इसलिए वो इसको जो है नगरीय सभ्यता कहा जाता है। नगर में स्वास्थ्य और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता था। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। मुख्य और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर प्रकाश डालें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। क्या है? मतभेद है, ठीक है। इसके अंत के अनेक कारणों का अनुमान लगाया जाता है। पहला देखिए, मुख्य कारण तो बोल रहा है कि काल गति की लीला ही कहा जा सकता है, लेकिन इस सभ्यता के 7 स्तर मिले हैं, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस युग के नगर कई बार उजड़े और बसे। इसके विनष्ट होने का कारण देवी और प्राकृतिक प्रकोप जैसे भूकंप अथवा महामारी, बाढ़ इत्यादि को माना जाता है, ठीक है ना। जैसा कि मोहनजोदाड़ो पिक्चर देखे होंगे, तो वहां जो डैम बनाया गया था, डैम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण पानी जो है भर जाता है, अंततः जो है डैम टूट जाता है, जिसके कारण नीचे बसा हुआ शहर क्या हो जाता है? बह जाता है, ठीक है ना। तो ये कारण है, इसको प्राकृतिक प्रकोप कहा जाता है। अब दूसरा कहता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भी सिंधु घाटी बंजर या ऊसर होने की संभावना व्यक्त की जाती है। मान लिया जाए कभी सूखा पड़ गया हो, तो सूखा पड़ जाएगा तो गांव को छोड़ देगा, ठीक है। धीरे धीरे लोग जो है वहां से भाग गए होंगे, धीरे धीरे जो है महल खंडर के रूप में तब्दील हो गया होगा, ये संभावना व्यक्त किया जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है कि विदेशी एवं बर्बर जातियों को बाह्य आक्रमण भी इस सभ्यता का विनाश के कारण हो सकते हैं। जैसे मान लिया जाए मोहनजोदाड़ो पिक्चर में ही दिखाया गया है कि बाहर के लोग यहाँ से सोना चांदी ले जाते थे और यहाँ के राजा जो है हथियार खरीदते थे, ठीक है ना। कह सकते हैं कि यहाँ दमन करने के लिए, तो ये भी कारण कहीं ना कहीं है हड़प्पा सभ्यता का अंत का कारण। मोहनजोदाड़ो के खंडहरों में, खंडहर को भग्नावशेष भी कहा जाता है, बहुत बड़ी संख्या में अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। इन अस्थि पंजरों में कुछ कंकाल स्त्रियों के और कुछ बालक बालिकाओं के हैं। ये कंकाल कुछ बड़े कमरों, सीढ़ियों तथा गलियों में मिले हैं। इनसे किसी बर्बर आक्रमण और सामूहिक हत्या का अनुमान करना उचित नहीं लगता है, ठीक है ना। अब यहाँ पांचवा देखिए, इतिहासकारों ने यह मत भी व्यक्त किया है कि अंततः यह सभ्यता आर्यों जैसी शूर एवं बलशाली जाति के नियंत्रण तथा सुनियोजित आक्रमण के कारण जो है ये विनाश हो गया, ठीक है। कहाँ बोल रहा है कि आर्य, तो आर्य कहाँ से आया? अफगानिस्तान से आया। वहां जो है धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया होगा, यहाँ के लोगों को मार काट के भगा दिया। तो इस तरह जो है कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन के कारण है। अभी पिछला क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण पढ़े। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन कीजिए, इस क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पहले देखिए, हड़प्पा सभ्यता एक विस्तृत सभ्यता थी, जिसका विस्तार जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं हिंदुस्तान तक विस्तृत था। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में, ये भी कभी कभी पूछ देता ऑब्जेक्टिव में कि हड़प्पा सभ्यता किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है ना। जिसका क्षेत्रफल जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम जो है 1550 किलोमीटर तक विस्तार है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है। अब तक हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1500 स्थलों का पता लग चुका है। देख रहे हैं कितने जगह का पता लग चुका है अभी तक, तो 1500, ठीक है। मोहनजोदाड़ो का अर्थ, अभी हम लोग मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। ये गुजराती शब्द है, मृतकों का टीला। मोहनजोदाड़ो की खोज जो है 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई। इसे हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती नगर माना जाता है, जो सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे? तो सिंधु घाटी नदी के किनारे कौन? मोहनजोदाड़ो, ठीक है। कौन खोजा? राखलदास बनर्जी का 1922 में। दूसरा स्थान है हड़प्पा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे वर्तमान में पंजाब पाकिस्तान में जो है स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई। दूसरा हो गया। तीसरा लोथल। लोथल गुजरात में, कहा? यह भारत के गुजरात अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी, देखिए लोथल कौन सा नदी, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है।
तो भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल है, ठीक है, जो गुजरात में पड़ता है, किनारे स्थित, जिसकी खोज जो है 1957 में, कब 1957 में S.R. राव द्वारा की गई। यहाँ हड़प्पा कालीन बंदरगाह के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। बंदरगाह कहाँ पर होता है, समुद्र के किनारे होता है, जहां पर जो है नाव का आना जाना लगा रहता था, माल का उतार चढ़ाव किया जाता है, उसको गोदी भी कहा जाता है। चौथा स्थान है कालीबंगा, यह स्थान वर्तमान में राजस्थान में है। धगधर, धगधर नहीं पर स्थित है, धगधर पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर हड़प्पा पूर्व संस्कृति के अवशेष मिले हैं, साथ ही यहाँ जूते और जुते हुए खेतों का भी साक्ष्य मिले, यानी जो हल चलाया हुआ, हम लोग जैसे खेत बाड़ी में जो फसल उगाते हैं, तो जिसे हल चले हुए का जो प्रमाण है वो कहाँ, कालीबंगन, कालीबंगा, ये कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। तो 4 स्थलों के बारे में यहाँ पर जिक्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एकदम 100% आएगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में दांडी मार्च का महत्व का वर्णन करें। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ है। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ वो किससे हुआ, दांडी यात्रा से हुआ। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ है आगे हम लोग देखेंगे। इसमें गांधी जी और विद्यापीठ तथा साबरमती आश्रम से, देखिए दांडी यात्रा का जो शुरुआत हुई थी, साबरमती आश्रम के 78 सदस्यों ने भाग लिया था। दांडी यात्रा में कितने सदस्य भाग लिया था, तो 78 मेंबर्स, ठीक है। यह निश्चय किया गया कि वे लोग समुद्र के तट गांव दांडी, देखिए वहां एक गांव का नाम है दांडी, जाकर नमक बनाएंगे और इस प्रकार नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा। यानी जो ब्रिटिश सिर्फ बना सकता था, उसका एकाधिकार था, नमक बनाने का एकाधिकार किसका था, ईस्ट इंडिया कंपनी का। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी यात्रा या दांडी मार्च जो चलाया गया, कब, 12 मार्च 1930 में साबरमती से शुरू हुआ ये मार्च, और दांडी गांव दांडी जाकर जो है नमक बना करके जो है, जो अंग्रेजों का या कहिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था, एकाधिकार था, उसका जो है हनन करता है, तोड़ देता है उसका नियम को, ठीक है ना। और ये जो है कितना दूर चला, 200 मील दूर, 24 दिनों में जो है 24 दिन तक जो है ये यात्रा चली थी या यह कार्यक्रम चला था। जगह जगह पर जो है हजारों नर नारियों ने सत्याग्रही जो है दस्ते का स्वागत कर उन्हें प्रोत्साहित किया, यानी लोगों को कह सकते हैं बढ़ावा दिया कि ये नहीं है, यानी मतलब ये ठीक है ना, अपने से हम लोग नमक बनाएंगे, हम अंग्रेजों पर डिपेंड नहीं रहेंगे। दांडी यात्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सुभाष चंद्र बोस ने उनकी तुलना नेपोलियन के पोलिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर जो है, कब, 6 मार्च को चला था। देखिए यहाँ पर 6 अप्रैल, मार्च बोल रहे, सॉरी, 6 अप्रैल को चलना कब शुरू किया था, 12 मार्च को, और वहां जो है 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया था, ठीक है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों के कानूनों की अवज्ञा, जो दांडी यात्रा के प्रमुख उद्देश्य था, अवज्ञा का प्रतीक के रूप में नमक कानून तोड़कर गांधी जी ने उन लोगों को जागरूक किया और उन्हें उत्साह से भर दिया। दांडी में नमक कानून को भंग करने के लिए शीघ्र ही बाद में जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम जो उद्देश्य देश के समक्ष रखा। पहला क्या है, प्रत्येक गांव में नमक बनाया जाए। जो गुजरात में जो है समुद्र के किनारे जितने भी गांव हैं, वहां पर जो है क्या करे, प्रत्येक गांव जो है अपने से खुद से नमक तैयार करे, ठीक है। दूसरा, महिलाएं शराब की दुकानों, अफीम के अड्डों और विदेशी वस्त्र की दुकानों पर धरना दे, ठीक है ना। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है, छात्र शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार करे, यानी कोई जो है पढ़ने के लिए नहीं जाए, कोई अंग्रेजों को सहायता ना करे, ठीक है। और सरकारी नौकर अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दे। आज तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे, उस समय महात्मा गांधी लोगों को जागरूक कर रहे थे कि सरकारी नौकरी नहीं करना है, किसका, ब्रिटिश का, ठीक है ना, और किसी के अधीन करना ये औपनिवेशिक कहलाता है। विदेशी वस्त्रों की होली जलाया जाए, यानी विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करना है, जला दिया गया, सरकार को टैक्स ना दे, ठीक है ना।
और प्रभाव एवं महत्व देखते हैं क्या हुआ। गांधी जी नमक यात्रा, दांडी यात्रा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित कारणों से अति महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्या है, यह वह घटना थी जिसके परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी को विश्व प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका के प्रेसों ने व्यापक कवरेज किया। यानी देखिए कहाँ, इंडिया में कार्यक्रम चला और यूरोप और अमेरिका के प्रेस और मीडिया जो है अपने पेपर में प्रकाशित किया। दूसरा है, दूसरी यह पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया। देखिए आज के जो रैली है ना, अभी वर्तमान में महिलाओं का ही भीड़ ज्यादा रहता है और ये जो है रैली सफल भी होता है। तो उस समय जो है महिलाएं जो है आंदोलन में शामिल होने लगी, तो ये अनुमान हो गया था कि देश जो है जरूर आजाद होगा। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी ने गांधी जी को समझाया था कि वे अपने आंदोलन में पुरुषों तक ही सीमित ना रखे। कमला देवी स्वयं उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। यानी खुद को समर्पण कर दिया था अंग्रेजों को, ले जाइए हमको गिरफ्तार करिए, ठीक है ना, हाँ हमने कानून तोड़ा है, हमने अपने लिए एक नमक बनाना सीखा है, ठीक है, हम आप पर डिपेंड नहीं रहेंगे। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह अनुभव हुआ कि अब उनका राज बहुत दिनों तक नहीं टिक सकेगा, क्योंकि महिला एकजुट हो चुकी थी, ठीक है। और आज ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, जिस देश में महिलाओं की रेशियो पुरुष के अपेक्षा अधिक है वो विकसित है, ठीक है। और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। जिस देश में महिला जागरूक हो जाएगी जिस दिन, वह देश विकसित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथा पॉइंट कहता है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह के स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई गति दी। नमक कानून से देश की गरीब जनता त्रस्त थी। गांधी जी के इस आंदोलन ने समाज के सभी वर्ग, शहरी ग्रामीण, गरीब अमीर, महिलाएं और पुरुष और एवं छात्रों को अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन कर दिया। देखिए देख रहे ना, चाहे शहर का हो, गांव का हो, गरीब हो, अमीर हो, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, है ना, सब जो है मिलकर के जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है आंदोलन का बिगुल फूंक चुका था। नमक क्योंकि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः समाज के सभी वर्गों पर इसका असर हुआ और यह आंदोलन देशव्यापी हुआ और काफी सफल भी हुआ।